आज के इस वीडियो में मैं पूजा जिंदल आपका अभिवादन करती हूँ। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको हिंदी व्याकरण के 2 टॉपिक्स के बारे में बताया था, संज्ञा और सर्वनाम। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने नया टॉपिक लिया है संधि, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। आप में से जो लोग पटवारी, सेकंड ग्रेड, अभी हाईकोर्ट की जो वैकेंसी है, इन सब की जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं, इनमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है संधि। इसलिए आज मैंने इस टॉपिक को लिया है, क्योंकि संख्या और सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं, तो ये दो के बारे में हमें जानकारी है। ठीक है, मैंने कोशिश करी है कि बहुत सरल और अच्छे शब्दों में आपको बताऊं। आगे का जो मेरा टॉपिक है वो है संधि। संधि बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में है, तो इससे ही हम आगे विचार करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में सबसे पहले संधि के संधि जो शब्द है, उस शब्द का अर्थ होता है मेल। आप जानते हैं एक शब्द है संध्या। ठीक है, संध्या किससे बना हुआ है? संधि शब्द से ही बना हुआ है। संध्या हम किसे कहते हैं? ऐसा समय जब ना तो दोपहर होती है ना ही पूरी रात होती है। ठीक है, उस समय को हम संध्या कहते हैं, यानी कि दोनों के मिलन का जो समय होता है वो संध्या कहलाता है। सीधी सी बात यह है कि मेल को संधि कहा जाता है। और हिंदी के संदर्भ में अगर हम लिए जाएं तो हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में संधि उसको कहते हैं, उस विकार को कहा जाता है जो 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है। ठीक है, अब मैं आपको परिभाषा बताती हूँ। 2 वर्णों के आपस में मिल जाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। ठीक है, संधि 3 प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। वर्णों का जो प्रकार है, जिस प्रकार से विकार उत्पन्न होता है, जिस आधार पे होता है, उसी आधार के नाम पर यह संधि का नाम दिया गया है। अगर स्वर में विकार होता है तो स्वर संधि, व्यंजन में तो व्यंजन, और अगर वो दोनों मिलकर विसर्ग हो जाते हैं तो वो विसर्ग संधि कहलाती है। ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपको स्वर संधि का जो पहला प्रकार है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करूंगी। इसके आगे के वीडियोस में मैं आपको एक एक संधि बताती जाऊंगी। ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपसे स्वर संधि का जो पहला प्रकार है, दीर्घ संधि, इसके बारे में चर्चा करूंगी। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और 5वीं अयाधि संधि। अगर हम एक एक संधि को स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं तो कम ड्यूरेशन में एक ही वीडियो में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर बहुत लंबा हो जाएगा तो ठीक से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं हर एक वीडियो में आपको एक एक संधि के बारे में स्पष्ट रूप से बताती जाऊंगी। आज हमारा पहला है स्वर संधि का दीर्घ संधि। ठीक है, स्वर संधि को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम एक स्वर के साथ जब दूसरे स्वर का मेल हो जाता है, यानी कि जब एक स्वर दूसरे स्वर से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है, तो वहाँ स्वर संधि कहलाती है। स्वर हमने हिंदी में पढ़े हैं, 10 स्वर होते हैं, और उसके अलावा री स्वर को भी हम, री जो वर्ण है उसे भी हम हिंदी के स्वर में गिनते हैं। लेकिन री स्वर से संबंधित जो शब्द होते हैं वो हिंदी में अधिकतर प्रयुक्त नहीं होते हैं, वो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ पितृणम, ठीक है, तो ऐसा शब्द हिंदी में नहीं आता है, ये
संस्कृत में शब्द इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में मुख्य रूप से 10 स्वर माने गए हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, इसी के आधार पर हम स्वर संधि को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्वर संधि में पहली है दीर्घ संधि। ठीक है, जब कोई स्वर एक ही उच्चारण वाले स्वर यानी कि अ, आ, ठीक है, ई, उ, एक ही स्वर समान उच्चारण वाले जब स्वर दोनों मिल जाते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, जब वो दोनों मिलते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं। आपको स्पष्ट रूप से समझने के लिए उदाहरण देती हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे हम देखते हैं दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले। ठीक है, अ जब दो ह्रस्व स्वर का मतलब होता है छोटे स्वर। ठीक है, ये मैं ह्रस्व स्वर के नीचे अंडरलाइन कर देती हूँ तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये है ह्रस्व स्वर यानी छोटे स्वर, यानी कि जिन्हें बोलने में हमें कम संघर्ष करना पड़ता है और कम समय लगता है। ऐसे वर्णों को, ऐसे स्वरों को ह्रस्व स्वर कहा जाता है, और जिन पे दुगना समय लगता है, दुगना संघर्ष किया जाता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यहाँ जो दीर्घ संधि की जो स्पष्ट व्याख्या है, जो स्पष्ट परिभाषा है, वो यही है कि दो स्वर समान उच्चारण वाले, यानी कि अ, आ, यानी चाहे वो दीर्घ हो चाहे वो ह्रस्व हो, दोनों मिल जाते हैं तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। जिसका पहला उदाहरण मैंने आपको दिया है, अ योग अ, ये हो जाएगा आ। एक देती हूँ, देखो, जैसे परम योग अर्थ, परमार्थ। ठीक है, ये अ और ये अ। आप एक बात ध्यान रखिए, संधि शब्दों में कैसे होगी, जब दो शब्द मिलते हैं। ठीक है, तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलती है और उससे विकार उत्पन्न होता है, और उससे ही तीसरा शब्द जो बदलता है, तीसरे शब्द में जो बदलाव आता है उसकी संरचना में, उसकी बोलने में, ठीक है, जो विकार उत्पन्न होता है वो इसी के आधार पर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ अ और अ मिले तो यहाँ हो गया आ, परमार्थ। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम देखें, ये ह्रस्व स्वर और ये दीर्घ स्वर, जब ये दोनों समान उच्चारण वाले मिले हैं तो हो जाएगा उसका दीर्घ स्वर। जल योग आगम, अ और आ दोनों मिल गए तो यहाँ हो गया जलागम। ठीक है, तीसरा है विद्यार्थी, आ योग अ, दीर्घ स्वर चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, ठीक है, वो दीर्घ ही बनता है, दीर्घ और ह्रस्व स्वर। ठीक है, वो दीर्घ होगा। आ योग अ, आ हो गया। विद्या योग अर्थी, ये आ और ये अ, जब ये दोनों मिल गए तो यहाँ विकार उत्पन्न हुआ और वो हो गया विद्यार्थी। ठीक है, चौथा है महाशय। दोनों दीर्घ स्वर मिल जाएंगे तो भी वो दीर्घ ही होगा। ठीक है, सब ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों समान उच्चारण वाले होने चाहिए, एक ही तरह के स्वर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ आ और ई हुआ तो वहाँ संधि बदल जाएगी। ठीक है, स्वर संधि में हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, ये सारे दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। इसी तरह के और शब्द भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ हम देखें आ योग आ,
महायोग आशय, यहाँ भी आ और यहाँ भी आ, ये दोनों मिल गए तो यहाँ हो गया महाशय। ठीक है। संधि विच्छेद करते वक्त आप ये ध्यान रखिए कि दोनों का स्पष्ट एक अर्थ होना चाहिए, यानी कि दोनों जो शब्द आपने तोड़े हैं, जैसे मैंने महाआशय लिया, विद्यार्थी लिया, जलागम लिया, परमार्थ लिया, दोनों का स्पष्ट अर्थ निकलने चाहिए। इसी तरह से या तो पहला वाला उपसर्ग हो सकता है या कोई शब्द हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका अर्थ हो। हम सभी जानते हैं कि हिंदी में जितने भी उपसर्ग हैं उनके कोई स्पष्ट अर्थ होते हैं। प्रत्यय का अर्थ है ये ज़रूरी नहीं, लेकिन उपसर्ग के अर्थ होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमें ये शब्द बनाएंगे। अगला स्वर देखें, ये के उदाहरण हमने देखे हैं। ठीक है, जहाँ अ और आ या फिर आ और अ मिल रहे हैं। अब दूसरा स्वर मैं लेती हूँ ई। ठीक है, अतीब। ठीक है, दोनों इसी तरह से लिए हैं। ठीक है, अति योग इव, ये भी छोटा ये भी छोटा, दो ह्रस्व स्वर लेकिन समान उच्चारण वाले हैं तो यहाँ दीर्घ स्वर हो जाएगा। इसी तरह से जैसे अ के उदाहरण थे वैसे ही इसके और शब्द हो सकते हैं। जैसे हम लेते हैं रविंद्र, रवि योग इंद्र। ठीक है, दोनों ह्रस्व स्वर हैं लेकिन जब मिल जाते हैं तो वो हो जाएगा रविंद्र। ठीक है, रवि योग इंद्र, ये ह्रस्व ये ह्रस्व मिल जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अगला उदाहरण लेते हैं वारिश, देखिए वारी योग ईश। यहाँ हम देखें ये ह्रस्व और ये दीर्घ। ठीक है, दोनों मिला यहाँ हो गया दीर्घ। वारिश का मतलब होता है जल देवता, वारी यानी जल। ठीक है, अगला उदाहरण फणीश्वर, यहाँ दीर्घ यहाँ भी दीर्घ, दोनों मिल जाते हैं तो भी दीर्घ ही होगा। जैसे हमने आ वाले में देखा था उसी तरह से। ठीक है, किंतु समान स्वर वाले यानी कि समान उच्चारण वाले होने चाहिए। ठीक है, अ हो गया, ई हो गया। अगला देखते हैं, हाँ जी बिल्कुल, ऊ। जैसे हम लिखते हैं साधुपदेश, साधु का उपदेश। ठीक है, दोनों ह्रस्व स्वर मिलकर हो जाएगा दीर्घ स्वर। साधु योग उपदेश यानी साधुपदेश, दो दीर्घ ह्रस्व स्वर मिलकर हो गया यहाँ पर दीर्घ। ठीक है, साधुपदेश। अगला लघुर्मी, ह्रस्व और दीर्घ, ये छोटा स्वर और ये बड़ा स्वर समान उच्चारण वाले तो हो गया बड़ा ऊ। ठीक है, ऊ। लघु उर्मी हो गया लघुर्मी, लघुर्मी यानी छोटी लहर। ठीक है, यहाँ छोटा था और यहाँ बड़ा, दोनों मिलकर क्या हो गए यहाँ पर बड़ा, दीर्घ स्वर। ठीक है, इसीलिए यहाँ होगी दीर्घ संधि। अगला एक और उदाहरण देखते हैं जहाँ दोनों दीर्घ हैं।
सरयुर्मी, सरयू योग उर्मी, यहाँ भी बड़ा स्वर और यहाँ भी बड़ा स्वर, ये भी मिलके हो जाएंगे यहाँ पर बड़ा स्वर, ठीक है। दोनों दीर्घ और मिलकर हो जाएंगे दीर्घ, ठीक है। सरयू योग उर्मी यानी सरयुर्मी, सरयू की लहर। एक मैंने आपको कहा था जो री स्वर होता है, ठीक है, वो हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता है, वो संस्कृत में प्रयुक्त होता है। एक उदाहरण मैं आपको उसका भी बता देती हूँ। मात्र ऋणम, इसका हो जाएगा मातृणम, ठीक है। दोनों स्वर री, ठीक है। जो ये वाला री है, जो बड़ा री कहा जाए, री कहा जाए, ये हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता है, ये संस्कृत में प्रयुक्त होता है, ठीक है। मात्र योग ऋणम हो जाएगा मातृणम, ठीक है। इसी तरह से पितृणम, ठीक है। ऐसे उदाहरण हैं। ये हमारी दीर्घ संधि समाप्त होती है। अगली जो गुण संधि है वो आपको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। मेरा आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।